आज की जो सबसे बड़ी राजनीतिक खबर है उस पर आपको अप टू डेट दे देते हैं। देश एक तरफ कोरोना संक्रमण से जूझ रहा है और कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन को लेकर एकजुट होकर लड़ने की बात कही जा रही है, लेकिन पश्चिम बंगाल की सरकार और केंद्र सरकार में जो लड़ाई चुनाव के वक्त शुरू हुई थी वो अब तक बदस्तूर जारी है। यास तूफान आ गया, तबाही मच गई, उसके बाद भी प्रधानमंत्री की बैठक में मुख्य सचिव नहीं पहुंचते हैं। ममता बनर्जी जो है किस तरह से आके कागज थमा के चली जाती हैं, विवाद बढ़ता है, संघीय ढांचे को लेकर सवाल पूछे जाते हैं। उसके बाद केंद्र जिस तरह से अब चीफ सेक्रेटरी को दिल्ली तलब कर रहा है, वो नहीं पहुंचे, उन्हें ममता बनर्जी ने अनुमति नहीं दी है आने की। तो ये पूरा का पूरा घालमेल, वो भी ऐसे वक्त में जब देश को एकजुट होकर कोरोना से लड़ना है, कई सवाल अपने आप में पैदा कर रहा है। क्या ममता और मोदी की ये तकरार जो है कहीं ना कहीं संघीय ढांचे के ऊपर एक सवाल पैदा करती है। सवाल ये भी उठ रहा है कि इस जो लड़ाई है, खींचतान है, उसमें किस तरह से जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, प्रशासन है, आम कामकाज है, वो सफर करेगा। कानून क्या कहता है, रूल्स क्या कहते हैं, उस पर भी चर्चा करेंगे और इसके राजनीतिक मायने क्या निकाले जाएं उस पर भी चर्चा करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह और हमारे वरिष्ठ सहयोगी धीरेन्द्र पुंडीर जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट। केंद्र बनाम ममता बनर्जी की लड़ाई हर दिन नया रुख अख्तियार करती जा रही है। केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव अल्पन बंदोपाध्याय को आज यानी 31 मई की सुबह 10 बजे दिल्ली रिपोर्ट करने को कहा था। मुख्य सचिव तो दिल्ली नहीं गए, हाँ ममता के चिट्ठी जरूर पहुंच गए। ये है पीएम मोदी को संबोधित ममता बनर्जी की वो चिट्ठी जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा है कि ऐसे मुश्किल वक्त में उनकी सरकार अपने मुख्य सचिव को कार्य मुक्त नहीं कर सकती। ममता ने अपनी चिट्ठी में कहा है, पीएम मुख्य सचिव अल्पन बंदोपाध्याय को दिल्ली में रिपोर्ट करने से जुड़ा आदेश वापस ले लें। साथ ही ममता ने कहा कि वो केंद्र के इस एकतरफा फैसले से हैरान है। इससे पहले ममता ने केंद्र सरकार पर मुख्य सचिव को परेशान करने का आरोप लगाया था। ममता के इस कदम के बाद अब गेंद केंद्र सरकार के पाले में है। केंद्र सरकार या तो अल्पन बंदोपाध्याय का सर्विस एक्सटेंशन रद्द कर सकता है। अल्पन बंदोपाध्याय को 3 महीने का सर्विस एक्सटेंशन मिला है। केंद्र उन्हें एक बार फिर से बुला सकता है। अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए शो कॉज नोटिस जारी कर सकता है। उधर इस पूरे विवाद में अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी कूद चुके हैं। केजरीवाल ने आज ट्वीट करके कहा, ये समय राज्य सरकारों से लड़ने का नहीं है, सबके साथ मिलकर कोरोना वायरस से लड़ने का है। ये समय राज्य सरकारों की मदद करने का है, उन्हें टीके उपलब्ध कराने का है। जाहिर है इस मामले में टकराव कम होने की जगह बढ़ता जा रहा है। देखना दिलचस्प होगा कि ये टकराव कहां जाकर खत्म होता है। टीम न्यूज़ नेशन। तो इसके राजनीतिक मायने भी समझेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह जी जुड़े रहेंगे, लेकिन ग्राउंड जीरो से क्या कुछ अपडेट आ रही है, धीरेन्द्र हमारे साथ इस वक्त हमारे वरिष्ठ सहयोगी जुड़ चुके हैं। धीरेन्द्र जी, आपसे समझना चाहेंगे, जो संघीय ढांचे को लेकर बार बार सवाल उठाए जाते हैं, लेकिन अगर हम कानून के लिहाज से कहें तो वाकई में अगर आज अल्पन बंदोपाध्याय नहीं आते हैं, नहीं आए, पेश हुए, तो वाकई में क्या केंद्र के पास उनका एक्सटेंशन जो है उसको रद्द करने की ताकत है? क्या उनके खिलाफ किसी तरह की अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की ताकत है, या उसके लिए उन्हें पहले राज्य सरकार से, ममता बनर्जी से अप्रूवल लेना होगा और उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा? देखिए, इसमें बहुत दोनों अलग अलग रूल्स में बात की गई है कि पहले वाले रूल्स में ये कोशिश की गई थी कि सरकार, केंद्र सरकार सब कुछ तय करेगी और उसकी बातचीत अगर दोनों के बीच में होगा तो अल्टीमेटली केंद्र सरकार की सुनी जाएगी, जो जनरल बातचीत का रूल था। लेकिन उसी रूल में राज्य सरकार या अधिकारी दोनों का सहमति भी उसमें चाहिए थी। उसको अगर पनिशमेंट को देना है, जिस राज्य के उसमें जो डेपुटेशन पर हैं, जिस राज्य में वो हैं, जो उनका काडर है, अगर वो वहां डेप्यूट है तो उनके उसका राज्य सरकार को कंसर्न होना चाहिए, कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट। तो ये लेकर बहुत क्लियर स्थिति इसमें नहीं दिखती है। सिर्फ इतना जरूर है कि इन दोनों स्थिति में एक मामले में कहा गया कि केंद्र सरकार की बातचीत ही ऊपर रहेगी। अब इसमें देखना होगा कि अभी तक डीओपीटी ने अभी तक कुछ कहा नहीं है। हालांकि ये लग रहा था कि वो जल्दी कोई कार्रवाई इनिशिएट करने की स्थिति में है। सुबह जिस तरह बातचीत हुई थी अधिकारियों से, उनसे भी लग रहा था कि वो कोई बातचीत करके एक्शन होने की स्थिति है। लेकिन अभी जो पहले सुबह चिट्ठी आई और उसके बाद अभी फिर लग रहा है कि वो नहीं आ रही हैं, तो मुझे लगता है कि इसमें कई सारी चीजें ऐसी होंगी जो अभी तक हमने देखी नहीं है। हालांकि पिछली बार जो 3 आईपीएस अधिकारियों को वापस बुलाने वाला मसला था, उनको जब जेपी नड्डा वाले हमला हुआ था और उसके बाद, लेकिन उस मामले को सेंट्रल गवर्नमेंट ने वहीं छोड़ दिया था और वो स्टेट में उन्होंने आके ज्वाइन नहीं किया था। लेकिन ये बात अभी आगे तक जाएगी और मुझे लगता है इस पर सब लोग बटे हुए हैं कि क्या केंद्र के पास ये यूनिलैटरल पावर है, अपने आप से वो पावर है कि वो विदाउट उसकी सहमति के राज्य सरकार की, जिसके कहने पर उनको एक्सटेंशन दिया गया
3 महीने का एक्सटेंशन राज्य सरकार की तरफ से आया था और उनको अप्रूव किया है। तो मुझे लगता है कि हम लोगों को भी इसमें मुझे बहुत ही क्लैरिटी नहीं है दोनों लॉज को लेके कि उन दोनों में से अभी किस लॉ के तहत इसमें राज्य सरकार केंद्र सरकार अपनी तरफ से कोई एक्शन इनिशिएट करेगा। बिल्कुल, हमारे साथ वरिष्ठ हमारे पत्रकार एनके सिंह जी भी जुड़े हुए हैं। एनके सिंह जी, आपसे समझना चाहूंगी कि मामला क्या इतना सीधा साधा जो केजरीवाल दिखा रहे हैं कि भाई ऐसे वक्त में लड़ना नहीं चाहिए, इतनी अच्छी नेक नियति वाली नसीहत दे रहे हैं, मामला जो है वो सिर्फ एक प्रशासनिक अधिकारी की मीटिंग में आने का नहीं है, बल्कि ये पूरी की पूरी लड़ाई राजनीतिक है और इसका खमियाजा जो है कहीं ना कहीं आपका चीफ सेक्रेटरी अगर यूं ही खींचतान में फंसा रहेगा तो राज्य में ऐसे मुश्किल वक्त में तमाम पॉलिसीज और उनके एग्जीक्यूशन को अफेक्ट तो करेगा ये सब। यहाँ कभी भी जब संघ केंद्र और राज्य में लड़ाई होती है तो आम जनता ही पीसी जाती है, इसमें कोई खास बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे मैं आपके व्यूवर्स को आपके माध्यम से कुछ टेक्निकल चीजें बता दूं, जो लीगल एस्पेक्ट है इसका वो बता दूं आपको। ये 2 रूल्स से गवर्न होते हैं। एक है IAS कैडर रूल। IAS कैडर रूल के 6(1) को इंदिरा गांधी ने 18 मार्च को एक अमेंडमेंट किया, एक उसमें प्रोविजो जोड़ दिया, तभी से ये पूरा का पूरा बदल गया। 18 मार्च 1984 से पहले राज्य सरकार की सहमति जरूरी होती थी और वो कॉन्करेंस था, कंसल्टेशन नहीं था, कॉन्करेंस था। लेकिन इंदिरा गांधी ने इस प्रोविजो को लाके कह दिया कि अगर दोनों के बीच मतभेद है तो फिर केंद्र का ही वर्चस्व होगा, केंद्र ही फाइनल डिसीजन मेकर होगा। ये उस प्रोविजो में है जो आज भी एग्जिस्ट करता है। इसका सीधा मतलब है कि केंद्र सरकार अगर चाहेगी तो जो चाहेगी वो इस केस में कर सकती है। लेकिन प्रोविजो जो है वो अगर मतभेद होगा तब, यहां पे केंद्र सरकार के लोगों ने जो गलती की है वो ममता बनर्जी से पूछा नहीं ताकि मतभेद क्लियर हो जाए। यहां पे प्रोविजो का पोजीशन तब आएगा जब कंसल्टेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। मतलब पहला वाला जब कंप्लीट होगा रूल 6(1), तब उसके बाद उसके नीचे के प्रोविजो अप्लाई करेगा जब राज्य सरकार मना कर देगा। यहां पे आपने ममता बनर्जी से पूछा ही नहीं, ये एक लीगल फ्लॉ है जी। मेरे ख्याल से आपको आवाज आ रही है? बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं कुछ चूक यहां पर भी है, लेकिन ये पूरा का पूरा मामला जो है जी बिल्कुल आ रही है। मैं जरा धीरेन्द्र के पास भी समझना चाहूंगी। धीरेन्द्र जी, आप पश्चिम बंगाल में एक लंबे वक्त तक आपने चुनाव कवर किया, नतीजों को भी कवर किया, सरकार बनते हुए भी देखा है। लगता नहीं है कि जितना बैड ब्लड हमने चुनाव में देखा था, अब सत्ता में काबिज होने के बाद भी वो कहीं कम हो रहा है, क्योंकि यास तूफान की मीटिंग में जो कुछ हुआ वो सीधे सीधे अदावत की ओर ही इशारा था। और आने वाले दिनों में अगर केंद्र और राज्य ऐसे मुश्किल वक्त में साथ मिलकर नहीं चलेंगे तो नुकसान तो पश्चिम बंगाल का ही होगा, जिसे सोनार बांग्ला का ख्वाब बीजेपी दिखा रही थी और ममता बनर्जी तो ना जाने कैसे कैसे वादे कर रही थी। देखिए, ममता बनर्जी सत्ता में आई है, बहुत ताकत के साथ आई हैं और उस सब के बावजूद आई कि प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री तमाम लोग बीजेपी की पूरी ताकत के साथ गए थे। लग रहा था कि ठीक है, एक राजनीति वहीं खत्म हो जानी चाहिए, लेकिन ये सिर्फ उनको लग रहा था जिनको ये लग रहा है कि अभी राजनीति मॉरल से गवर्न हो रही है या जिसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनली मर्यादा बहुत अहम रखती है। अभी चूंकि चुनाव भी होना है, 2024 तक की लड़ाई लड़नी है, विपक्ष के लिए एक चेहरा चाहिए। और जिस तरह की स्टाइल से ममता बनर्जी ने पूरी बीजेपी की कैंपेन को एक तरह से ध्वस्त कर दिया है, अगर इसको देखा जाए तो उसमें ममता बनर्जी को ये लग रहा है कि उनका यही तरीका उनको और आगे तक ले जाएगा। यानी ऐसे समय में जब कोरोना और तमाम चीजें वहां हैं, पोस्ट पोल हिंसा है, उसको लेकर और कड़वाहट बनी, तो उसी के इस हिस्से को ममता बनर्जी और आगे तक ले जा रही हैं। और केंद्र ने भी जिस तरह से एकदम इनिशिएशन किया कार्रवाई का, एकदम जिस तरह से रिएक्ट किया, मुझे लगता है कि ऐसे समय में वो भी काफी उस गुस्से से प्रेरित हो सकता है जो पोस्ट पोल हिंसा या उसके बाद ममता बनर्जी ने जिस तरह के बयान दिए हैं और जिस तरह से वो अकेले सिंगलली हैंडल करना चाहती हैं तमाम कॉन्स्टिट्यूशनली बाकी प्रोविजंस को भी बहुत ज्यादा मायने न देते हुए। तो मुझे लगता है कि ये लड़ाई एनके सिंह जी से भी इस पे समझ लेती हूं मैं जी।
चलिए, ये गुस्सा है, ये अपनी अपनी पावर को स्थापित करने की कोशिश है। इनके सिंह जी, क्या ये इस चीज को भी इनकैश करने की कोशिश है कि कहीं ना कहीं जो महामारी ने हमें बुरे दिन दिखाए हैं, उसके बाद जो लोगों में जो एक कहीं ना कहीं एक नेगेटिविटी, एक गुस्सा जो आया है, तो ऐसे में तमाम विपक्षी पार्टियां इस मोमेंटम को बनाए रखना चाहती हैं हर कीमत पर, और इसीलिए केजरीवाल भी इसमें कूद रहे हैं, कांग्रेस भी एक तरह से पीछे से बैकफुट पर सपोर्टिंग है, और ममता बनर्जी जो ताकत के साथ आई हैं वो इसकी अगवा बनी हुई है। नहीं पिना, इसमें जो केंद्र का रोल होता है ना, एक पिता का रोल होता है। एक बच्चे के लिए जो पिता का रोल होता है वो केंद्र का होता है। आप जरूर मारिए, बच्चे को जरूर डांटिए, लेकिन पुचकार के उसको फिर पढ़ने को कहिए, उसको अच्छा भोजन दीजिए, उसके भविष्य की चिंता कीजिए। ये केंद्र का रोल है। लिहाजा केंद्र का एग्रेशन जो है ना, वो पूरे कंट्री में एक नकार, और फिर ये एक लूजिंग गेम आप खेल रहे हैं। उसको तो ऐसे भी हो जाना है, उस अफसर को जिसको आप बुला रहे हैं कोई सजा, क्योंकि उसमें जो कानून है ऑल इंडिया सर्विसेज का जो कानून है सेक्शन 7 है, उसमें वो जो जिस सरकार के अंडर में है, मैं वही कह रही हूँ इनके सिंह जी, शायद मैं अपनी बात सही से आप तक नहीं पहुंचा पाई। आप जो कह रहे हैं वो एक आइडियलिस्टिक सिचुएशन है और कानून की बात कर रहे हैं, मैं इसमें राजनीति की बात कर रही हूँ। जी, मैं इनके सिंह जी, आप कानून की बात कर रहे हैं, जो आपने समझाया प्रोविजन एक्ट, आप बात कर रहे हैं कि कैसा एक आचरण होना चाहिए मोरल, लेकिन यहाँ पर क्या इसमें आपको ऐसा भी दिख रहा है जो ममता बनर्जी का एग्रेशन है उसमें केजरीवाल का कूद पड़ना कि अभी नहीं, अभी जो है बीजेपी की जो मौजूदा सरकार है, कहीं ना कहीं उसको लेकर अभी लोगों में कुछ रोष है, कुछ गुस्सा भी है। जो महामारी में लोगों ने अपनों को खोया, जो कुछ देखा है, तो उसके बाद कहीं ना कहीं उसी गुस्से को, उसी मोमेंटम को और उसी पश्चिम बंगाल की जीत को आगे बढ़ाए रखने के लिए इस तरह की अदावतें आने वाले दिनों में हमें और ज्यादा देखने को मिलेंगी, और कई और दूसरे ऑपोजिशन वाले राज्यों से आती रहेंगी ऐसी खबरें। पिनाज, बिल्कुल सही है आपका ऑब्जर्वेशन, एग्जैक्टली यही हो रहा है, बिल्कुल सही है आपका ऑब्जर्वेशन। और इस समय अगर अपोजिशन कंसोलिडेट कर रहा है, ये बात सही है कि पॉलिटिक्स का ये जगह नहीं है, ये समय नहीं है पॉलिटिक्स का, लेकिन अगर केंद्र कुछ नहीं कर रहा है तो पॉलिटिकल पार्टी शून्यता में तो नहीं खड़ी रहेंगी ना, वो वॉइड नहीं है। लिहाजा अगर मान लीजिए कि ये चुप रहते तो क्या हम तब ये ना कहते, हम एक प्रोग्राम ये ना कर रहे होते कि अपोजिशन तो अस्तित्व में ही नहीं है, अपोजिशन भी कुछ नहीं कर रहा कि वैक्सीन नहीं लग रही है या लग रही है, कोरोना में ऑक्सीजन मिल रहा है कि नहीं। इसलिए अपोजिशन का सही रोल ये है, और अगर वो कंसोलिडेट करते हैं तो कोई गलत नहीं है, लेकिन केंद्र को यहां पे सोचना होगा कि आइडियलिस्टिक सिचुएशन नहीं है, ये फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है कि अगर स्टेट में महामारी है तो इस समय चीफ सेक्रेटरी आपका ऑब्जेक्ट थोड़ा, आपका शिकार थोड़ी होना चाहिए। इस समय वो जनता वहां पे त्रस्त है, त्रासदी झेल रही है। लिहाजा मुझे लगता है कि पॉलिटिकली चीफ सेक्रेटरी को एक मोहरा बनाना और उसका शिकार करना ये पॉलिटिकली अनटेनेबल है। और मुझे लगता है कि जो स्ट्रेटेजिस्ट है बीजेपी के, वो यहां पे गलती कर रहे हैं, बल्कि उनको तो जितना प्रधानमंत्री को जितना ही अपमानित करेंगे उतना ही उनको गेन होगा। ममता बनर्जी अगर वहां नहीं आई फिर भी प्रधानमंत्री मुस्कुरा के अगर बोले होते तो मुझे लगता है बिल्कुल, तो यहाँ पर यही बात लेके मैं आपकी, कोई भी उनको अपमानित करेगा ये देश की जनता बर्दाश्त नहीं करती। कद बढ़ता और वो बड़प्पन आता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और जितना प्यार प्रधानमंत्री के लिए देश की जनता के मन में है, कहीं ना कहीं वो अपमान नहीं सहा जाएगा। और यहां पर धीरेन्द्र से भी मैं इसी बात को आगे ले जाऊं। धीरेन्द्र, शायद कहीं ना कहीं यहां पर बीजेपी की पॉलिटिकल अप्रोच में कुछ ना कुछ दिक्कत, जैसे कि इनके सिंह जी कह रहे हैं, उन्हें नजर आ रही है कि यहां पर हार के बाद बड़ा दिल दिखाना था। अगर वाकई में पश्चिम बंगाल की चिंता थी तो ममता बनर्जी का सपोर्टिव रुख करना था, ना कि ऐसे छोटे छोटे मुद्दों को ईगो इशू बनाते हुए पलटवार करना। कहीं ना कहीं अगर दीदी एक तरफा वार करती रहती तो शायद बीजेपी के लिए प्लस पॉइंट होता। यही गलती चुनाव प्रचार में भी की और यही चुनाव हारने के बाद भी हो रही है। क्या आप भी ऐसा सोचते हैं? लगता है बंगाल को लेकर बीजेपी जब से चुनाव इतनी बुरी तरह हारी है, उसके बाद उसके पास कोई रिएक्शनरी जो एक तरीका होता है उसको वो अभी तक तय नहीं कर पाई, क्योंकि पोस्ट पोल हिंसा पे क्या रिएक्शन होना चाहिए, किस तरह से उस पर बातचीत करनी चाहिए, वो हम लोगों ने नहीं देखी। और बहुत सारे लोगों को जाना पड़ा, वो बाहर भी है स्टेट में, और उसी तरह इस तरह से एकदम आप आने के बाद प्रधानमंत्री के उसके आने के बाद आप एकदम इस तरह का एक्शन लेते हैं
ये जरूर है 7 जो रूल्स है उसमें, जो ऑल इंडिया सर्विस डिसिप्लिन एंड अपील रूल्स जो 1969 है, उसमें उनको काफी ताकत मिलती है। 7A1 के बी में वो साफ कहते हैं सेकंड पैराग्राफ में कि द सेंट्रल गवर्नमेंट इन एनी अदर केस शैल अलोन बी कॉम्पिटेंट टू इंस्टीट्यूट डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग। बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, लेकिन मैं इस बात से जरूर सहमत हूं एनके सर की कि उनको इस समय बड़प्पन दिखाने की जरूरत है, क्योंकि कई जगह पर वो घिरे हुए हैं। लेकिन बंगाल को लेकर मुझे लगता है कि शायद कोई इस तरह का वहां उनका थिंक टैंक कोई मेजर गलती कर रहा है, जो हम लोगों ने पूरे इलेक्शंस में भी देखी, जिसमें हमको लग रहा था कि जिस तरह से एक्शन कर रहे हैं, जिस तरह से उन लोगों को लग रहा था वो जीत के बिल्कुल करीब पहुंच गए हैं, लेकिन इतना बड़ा मिस्टेक होना और उसके बाद इस तरह का सीधा कन्फ्रंट ले लेना उस समय जबकि सरकार अभी आई हो, तो मुझे लगता है कि बहुत बेहतर। और बीजेपी में थोड़ा सा इसको एक बार एनालाइज करना चाहिए कि कहां वो इस स्टेट को देख रही है। बिल्कुल, और इसी को मैं इसमें ममता बनर्जी वर्सेस मोदी जी की जो ये पूरी की पूरी लड़ाई है, पश्चिम बंगाल वर्सेस केंद्र, टीएमसी वर्सेस बीजेपी, इस सब के बीच में अरविंद केजरीवाल जो हैं वो लगातार एग्रेसिव अप्रोच अपनाए हुए हैं। कांग्रेस की भी अप्रोच हमने हाल फिलहाल के दिनों में देखी है, काफी एग्रेसिव हो गई है, फिर चाहे वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो इस पूरे पेंडेमिक के बाद, और या फिर उनके बयान हो, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी फ्रंट फुट पे उनको लाकर घेर रहे हैं। इस सब के बीच में केजरीवाल का ये ट्वीट और केजरीवाल का जो एग्रेशन है, और इसको किस तरह से एनके सिंह जी देखा जाए? ममता के साथ हमेशा खड़े नजर आते हैं और ममता उनके साथ। इसमें पिनाज बहुत सिंपल सी बात है, इसमें बहुत सिंपल सी बात है कि अश्वमेध रथ का घोड़ा ममता बनर्जी ने रोक दिया। अब जब एकल नेतृत्व, जो फॉर्मेट है हमारे देश के इस समय पॉलिटिक्स का, सेंट्रल पॉलिटिक्स का, वो एकल नेतृत्व का फॉर्मेट है, यूनि लीडरशिप का फॉर्मेट है। इसमें अगर कहीं ये लगता है कि साहब देश का सबसे बड़ा जो सबसे मकबूल नेता है वो भी बंगाल में हार गया, तो उसके हार को देख के ये जो अपोजिशन पार्टीज है ये अचानक मृतप्राय थी, लगभग मर चुकी थी, वो अचानक खड़ी हो गई। अरे ये तो यहाँ का नेता जो है वो वल्नरेबल है, वो इनविंसिबल नहीं रहा, अभेद्य नहीं है, उसको हराया जा सकता है। ये देख के ये फोर्सेस खड़ी हो गई हैं। केजरीवाल तो शाश्वत नकारात्मक भाव में रहते हैं, तो इसलिए वो खड़े, अलग बात है। लेकिन आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में एक बड़ा वर्ग अपोजिशन का है जो कि अचानक यूनाइट होने की कोशिश करेगा। कितना हो पाता है क्योंकि उसके अपने इंटरनल कॉन्ट्राडिक्शंस है, लेकिन ये कोशिश जरूर होगी कि कहीं ना कहीं ममता के अराउंड या ऐसे ही किसी लीडरशिप के अराउंड एक रैली करे और एक अपोजिशन फोरम बनाए, एक अपोजिशन फॉर्मिडेबल कॉम्बिनेशन बनाए। ये कितना सफल होगा मुझे नहीं मालूम है, लेकिन जो बीजेपी के लिए है इस समय मोदी के कद को ये स्ट्रेटजीज जो हैं इसको डिफरेंट तरीके से देखे। अगर चीफ सेक्रेटरी एक नहीं आया, आप जानते हैं कि वो ममता बनर्जी के कहने से नहीं गया था। अगर चलिए इस बीच आपको बता दें केंद्र से बड़प्पन दिखाने की उम्मीद कर रहे थे हम, लेकिन जी मैं आपको रोकूंगी एनके सिंह जी। जी एनके सिंह जी इस पर भी बात करेंगे, लेकिन पिता की तरह से व्यवहार करते हुए केंद्र नजर नहीं आ रहा है। यहाँ पर अल्पन बंदोपाध्याय को जैसा हम कह रहे थे कि यहाँ पर नोटिस भेजा गया है केंद्र सरकार की तरफ से। अपडेट जो मेरे पास आ रहा है इस वक्त, केंद्र सरकार ने जवाब मांगा है। यहाँ पर जो अपडेट मेरे पास आ रहा है उसके मुताबिक यहाँ पर केंद्र सरकार ने, जैसे कि कहा जा रहा था कि अनुशासनात्मक कार्रवाई जो है उनके खिलाफ की जा सकती है। केंद्र सरकार उनसे पूछ सकती है, शो कॉज नोटिस जारी कर सकती है कि क्यों दिल्ली तलब किए जाने पर भी वो आए नहीं। तो ये तमाम सवाल जो हैं वो पूछे जा सकते हैं उनसे, लेकिन फिर वही बात है कि रूल्स क्या कहते हैं, क्या उनके खिलाफ, ठीक है आपने शो कॉज नोटिस जारी कर दिया, आप सेटिस्फाई नहीं हुए जवाब से, कल सुबह 10 बजे तक दिल्ली बुलाया है, लेकिन ममता बनर्जी अगर उन्हें जाने की परमिशन नहीं देती हैं तो इसमें अल्पन की क्या गलती होगी? धीरेन्द्र, नोटिस तो थमा दिया, जवाब भी दे देंगे वो, लेकिन अगर उनकी चीफ मिनिस्टर ही नहीं जाने दे रही हैं तो कैसे एक प्रशासनिक अधिकारी जो उनके साथ अटैच है वो कैसे चला जाएगा? देखिए ये सब शुरू से ये माना जा रहा है कि वो किस तरह करेंगे। मैंने आपको अभी 7A1(2) का वो बताया जिसमें केंद्र के पास है अधिकार, वो उनके पास वो राइट है। लेकिन मैं लगातार कह रहा था कि सुबह से उन लोगों का कल ये कह रहे थे वो एक्शन लेंगे और वो कार्रवाई होगी, तो वो की गई है। मुझे लगता है ये मामला अभी और बढ़ेगा क्योंकि जिस पॉलिटिकल उसकी तरफ हम बढ़ते हुए देख रहे हैं, इसको कोर्ट में जाना होगा। ये मामला यहाँ ही नहीं है, अब ये कोर्ट में जाएगा। ममता बनर्जी किसी कीमत पर वो छोड़ेंगी नहीं, और वो जरूर ये ले सकते हैं कि भाई मुझे
ममता बनर्जी यानी मेरी मुख्यमंत्री मुझे इजाजत नहीं दे रही है, मुझे छोड़ नहीं रही है, लेकिन उनको अल्टीमेटली वो केंद्र सरकार के डीओपीटी के अंतर्गत आता है उनका ये पूरा रूल कार्डर कंट्रोलिंग अथॉरिटी उनकी वही है। तो मुझे लगता है कि इस बात का बहुत मायने नहीं रहेंगे, लेकिन ये बात अब कोर्ट में जाएगी। जो नेक्स्ट स्टेप है उसका मुझे लगता है कि ये सीधा अब कोर्ट की तरफ जाएगा। डीओपीटी ने जो नोटिस भेजा है उसके जवाब देने के साथ साथ ममता बनर्जी सरकार इसमें जरूर कोर्ट में जाएगी, मुझे जहां तक लगता है। जी, एनके सिंह जी, ये नोटिस भेजा है और ये जिस तरह से धीरेन्द्र कह रहे हैं कि मामला जो है, क्योंकि जिस तरह से अलग अलग आपने भी बताया कि जो कानून है अलग अलग बात कहते हैं, कुछ स्थिति क्लियर नहीं है, कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाएगा। लेकिन क्या पेंडेमिक में जब देश जूझ रहा हो, जब एक चीफ सेक्रेटरी की जरूरत उसके राज्य में सबसे ज्यादा हो, ऐसे में ये ईगो की लड़ाई वाकई में क्या जरूरी है, वाकई में क्या सही संदेश देगी? नहीं, बड़ा अच्छा सवाल है पिनहाज। यही इसका सबसे बड़ा क्रूशियल पॉइंट है कि आपने अभी 6 दिन पहले एक्सटेंशन दिया उस चीफ सेक्रेटरी को केंद्र सरकार ने, ममता बनर्जी के कहने पे कि साहब पेंडेमिक में इनकी जरूरत है, ये 6 कमिटीज में है और वो कमिटीज यास के लिए जो तूफान आया उसके लिए भी हैं और वो कमिटीज इसके लिए भी हैं कोविड के लिए। आपने इसके आधार पे केंद्र सरकार ने अभी 6 दिन पहले उसको एक्सटेंशन सर्विस एक्सटेंशन दिया। ऐसे में जब आप उसको बुला रहे हैं तो लीगली टेनेबल होना अलग है। जो मासेज में मैसेज जाएगा कि एक अधिकारी जो कोविड के उसको मैनेजमेंट को देख रहा था, उसको ईगो की लड़ाई में केंद्र ने बुला लिया, तो एक तो टेक्निकली गलती है कर जिसको ममता खूब बुलाना चाहेंगी और खूब कैश कराएंगी। तो लिहाजा ये अनटेनेबल लड़ाई है जो केंद्र लड़ रहा है। मुझे लगता है अगर इसको बेटर को यहीं पे रोक देता, पहले तो इनिशिएटिव ना करता, और अगर करता तो यही शायद जब ममता बनर्जी नहीं आई थी उस मीटिंग में कुर्सियां खाली पड़ी रही थी, प्रधानमंत्री का प्रोटोकॉल के तहत जो अपमान हुआ था वो शायद ज्यादा ताकतवर तस्वीर होती अगर केंद्र एक मैसेज देना चाहता ममता की एरोगेंस के खिलाफ या उनके प्रोटोकॉल तोड़ने के खिलाफ, बनस्पत इसके कि जो अब कुछ हो रहा है। ये हमारे वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह जी की सोच थी। धीरेन्द्र, आप हमारे साथ जुड़े और एनके सिंह जी आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।